हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका M2 के ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें हम पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस, जिसके अंदर हमने पिछले लेक्चरों में हम लोग कुछ थ्योरम्स की बात करी थी, उनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन f n cap ds वेयर vector f equal to xi cap minus yj cap plus z square minus 1 k cap and s is a closed surface bounded by the planes z equal to 0 and z equal to 1 and the cylinder x square plus y square equal to 4. Also verify Gauss divergence theorem. देखो, एक चीज तो इन्होंने दे दी है, इन्होंने पूछ लिया है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो वेक्टर एफ है हमको निकालना है किस प्लेन पे, जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू 1 के बीच में। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसको एक्स वाई जेड एक्सिस 3D प्लेन में देखें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये प्लेन हो जाएगा पूरा। जेड इक्वल टू 1 मतलब कि ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें सिलेंडर की, सिलेंडर की इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका मतलब ये होता है कि जो सिलेंडर होगा 0 से 1 तक उसकी लेंथ होगी, उसकी रेडियस होगी 4, मतलब इस यहाँ पर होगी 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 से 1 की ये रेडियस उसकी हो जाएगी, और ये रेडियस कितनी होगी, 2 की होगी। मतलब कि एक्स एक्सिस पे हमें मिल रहा है कहाँ तक का, 2, 0, 0। वाई एक्सिस पे हमको मिला कहाँ पर, 0, 2, 0। तो ये जेड एक्सिस कहाँ पर मिली हमें, ये लाइन 0, 0, 1। ओके, तो आई होप आपको ये डायग्राम तो समझ में आ गया होगा क्या है। अब इसने एक चीज और पूछी है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें निकालना, वेरीफाई करना है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने पढ़ी थी। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये होती है डबल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एस एन कैप ds इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन v डाइवर्जेंस ऑफ f dv। ठीक है, ये होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब देखो, दो चीजें पूछी है, पहला कि हमको ये इवेल्युएट करना है, और दूसरा पूछा है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना। दो क्वेश्चन इसके अंदर। अब देखो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए हमको पहले LHS निकालना पड़ेगा, फिर RHS निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब, और दूसरा पूछा है कि ये निकालना है डबल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ एन कैप ds। मतलब कि अगर ये निकालना, LHS निकाल लेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, और RHS निकालने हैं, उनको इक्वल पुट कर देंगे तो हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमको क्या करना है कि ये दोनों को निकालना है बस। अब अगर दोनों को निकालना है तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वेक्टर एफ अलग से निकालना है, तो वो तो है हमारे पास में, एन कैप निकालना पड़ेगा, ds निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये एक 3D प्लेन है, यहाँ पर एक सरफेस नहीं है। अगर हम वॉल्यूम की बात कर लो, इस पूरे को हम एक वॉल्यूम मान सकते हैं, पर अगर 3D प्लेन की बात करें तो इसमें 3 सरफेस आ रही है। एक आ रही है हमारी लोअर सर्कल, दूसरी सरफेस हमारी इसकी पूरी जो भी हमारी बॉडी होगी वो, और तीसरी सरफेस हम इसका अपर पार्ट, लोअर हेड, अपर हेड और फुल बॉडी। ये 3 सरफेस इस सिलेंडर में बन रही है, तो हमको इन तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि वॉल्यूम में पूरा हो जाएगा। तो एक सिंपल सा डिफरेंस समझो, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन में। देखो, अगर वॉल्यूम इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन की बात करें हम, मेरे रफ में थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
तो इसको ऐसे लेते हैं। मान लो ये एक रेक्टेंगल है, एक क्यूब है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका लाइन इंटीग्रेशन करना है तो इसमें मैंने मान लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अगर मुझे इसका लाइन इंटीग्रेशन करना है तो कैसे होगा ये, ठीक है। इसमें ए बी का अलग इंटीग्रेशन होगा, फिर बी जी का होगा इंटीग्रेशन, एफ जी का इंटीग्रेशन होगा, ई जी का होगा, ई डी का होगा, डी ए का होगा, डी सी का होगा, सी एफ का हो जाएगा, एच जी का होगा, एच ई का होगा। ये सारे मतलब जितनी भी लाइनें दिख रही है सबका इंटीग्रेशन होगा, उन सबका सम होगा, तब जाके बनेगा लाइन इंटीग्रेशन। अगर बात करें सरफेस इंटीग्रेशन की तो देखो लाइन हमने कैसे देखा, हमने एक सिंगल लाइन देखी है। सरफेस में हम 2D प्लेन देखते हैं, तो इसमें कितने 2D प्लेन बन रहे हैं। पहला बना रेक्टेंगल, एक बना, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, और चौथा पीछे की साइड वाला रेक्टेंगल, पांचवा पीछे की साइड वाला रेक्टेंगल, छठा नीचे वाला रेक्टेंगल। इसमें ऐसे टोटल मिला के 6 रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो अगर मैं इसका सरफेस इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे 6 रेक्टेंगल का अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब अगर मैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन करता हूं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में इस पूरे क्यूब को मैं कंप्लीट वॉल्यूम मान लूंगा और उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा। तो एक बेस ये डिफरेंस होता है। सरफेस इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन हमेशा सिंगल इंटीग्रेशन होता है, सरफेस इंटीग्रेशन हमेशा डबल इंटीग्रेशन होता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन हमेशा ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। लाइन इंटीग्रेशन हम बोल सकते हैं 1D में होता है, सरफेस इंटीग्रेशन 2D में होता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन 3D में होता है, ठीक है। लाइन इंटीग्रेशन में हमेशा एक ही वेरिएबल रहता है, मतलब कि अगर एक्स एक्सिस पे हम कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन में एक्स ही होना चाहिए, वाई कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर वाई है तो हम उसको पहले एक्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि सिंगल वेरिएबल, सरफेस में डबल रहते हैं, वॉल्यूम में ट्रिपल वेरिएबल रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन। अभी हम बात करें अगर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, तो आप देख सकते हैं इसमें जो है ये वाली इक्वेशन, ये हमको बोला है सरफेस इंटीग्रेशन करने के लिए, इधर बोला गया है वॉल्यूम इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है। अब अगर सरफेस इंटीग्रेशन हमें करना है, मतलब कि इसकी हम पूरी सरफेस पे करना है, तीनों इस पे 3 सरफेस दिखती है मुझे। पहली एक सरफेस है, दूसरी में फुल बॉडी आ गई, और तीसरी ये वाली सरफेस है। वॉल्यूम इंटीग्रेशन में इसको मैं पूरा वॉल्यूम मान लूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिर्फ देखो क्वेश्चन सब आएंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको एक हिंट दे के जगह पर छोड़ दूंगा मैं, जहां से आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, लाइन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो वो मैं आपको करना नहीं बताऊंगा। लिमिट्स निकालने में दिक्कत आती है बच्चों को, तो मैं लिमिट्स निकालना बता दूंगा, ठीक है। और आपको सिर्फ इस जगह पर लगा के छोड़ दूंगा कि आप क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, इसको बाद में करेंगे। अगर इसको करेंगे हम RHS ले लेते हैं पहले, मान लो। तो यहां पर हमें निकालना है डाइवर्जेंस F। क्या निकालना है? डाइवर्जेंस F। अब डाइवर्जेंस F निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। हम वेक्टर F का, वेक्टर F क्या है? वेक्टर F है xi माइनस yj प्लस z² माइनस 1 k। इसमें हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसका? डेल बाय डेल एक्स i प्लस डेल बाय डेल वाई
जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप का। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स आई कैप डेल बाय डेल एक्स, डाइवर्जेंस एफ आ जाएगा हमारा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1। ये आ जाएगा हमारा डाइवर्जेंस एफ। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिलेगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1 माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई हो जाएगा 1 प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 2z। 1 माइनस 1 प्लस 2z, ये 1 से 1 कट जाएगा, ये मिलेगा हमें 2z। ये आ गया डाइवर्जेंस एफ। अब डाइवर्जेंस एफ एक बार आ गया तो हमको बस उसका इंटीग्रेशन ही करना है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमको लिमिट्स निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट्स क्या हो जाएगी, देखो लिमिट्स की अगर बात करें, एक्स की लिमिट की बात करें तो एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2 तक। तो एक्स की लिमिट हो गई 0 से 2, सॉरी नॉट 0 से 2, ये जाएगी कहाँ से, इधर भी तो जा रहा है तो इधर जाएगी -2 से +2 तक। y की लिमिट की बात करें अगर हम, y की लिमिट की अगर बात करें तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी हमने कि अगर हम x की लिमिट डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो y के लिए क्या करेंगे, हम y एक्सिस के पैरेलल में एक स्ट्रिप बनाते हैं हम, ठीक है। y एक्सिस के पैरेलल में एक स्ट्रिप बनाएंगे हम, मान लो कि y एक्सिस से इसके पैरेलल में मैंने एक स्ट्रिप बना दी है, मैंने एक, ठीक है। उसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेंगे हम। तो अपर लिमिट क्या आ जाएगी इसकी, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, अगर आप 2D में देखें प्लेन में इसको तो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। x की लिमिट हमने मान ली 0 से 2, y की लिमिट के लिए हम y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप बना देंगे। इसकी इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब ये हो जाएगा y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अपर लिमिट आ जाएगी प्लस का अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट आ जाएगी माइनस की। तो y की लिमिट हमारी आ जाएगी माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिमिट्स आ गई हमारी। जेड की लिमिट भी वही आएगी, क्या आएगी जेड की लिमिट, जेड आ रहा है हमारा 0 से 1 का, तो जेड की लिमिट आ जाएगी 0 to 1। तीनों की लिमिट निकल गई। 2z का हमको ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है ये लिमिट के थ्रू। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस एफ dv इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x की है लिमिट -2 से 2, y के लिए दिया है अंडर रूट ऑफ माइनस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, z के लिए दिया है 0 से 1 2z dx dy dz। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 4 पाई। चलो इसको करके बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, तो इसमें एक चीज़ है जो कि बताने वाली है आपको, ठीक है। देखो जब 2z का मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम सबसे पहले करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। 2z क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2। इन डबल इंटीग्रेशन -2 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ -4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2z का इंटीग्रेशन करा तो ये हो गया z2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल, इनकी लिमिट्स लग जाएगी 0 से 1 dx dy। आगे फर्दर इंटीग्रेट करेंगे इसे हम -2 से 2 अंडर रूट ऑफ माइनस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जेड की जगह पे हम रखेंगे यहाँ पर 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा पूरा, मतलब ये एक तरह से dx dy इंटीग्रेशन में हमको 1 का करना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो,
इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए 1 है हमारे पास में, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 का इंटीग्रेशन करना है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब अगर हमको कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है और हमको कुछ एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई रहती है, ये √4 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में ओपन करूंगा, अगर मैं इसको ऐसे कुछ लिखूं, y इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, y का स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। आपको देखते ही अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये कुछ कुछ सर्कल की इक्वेशन बनाएगा, ठीक है। प्लस दूसरी इक्वेशन जो है, अब यहाँ पर 4 है और दूसरी यहाँ पर 4 है और इधर 2 आ गया, मतलब कि 2 का स्क्वायर यहाँ पर इक्वल में दिया हुआ है, मतलब ये पूरा एक सर्कल का इक्वेशन का फॉर्म कर रहा है इंटीग्रेशन पार्ट। मतलब कि ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट एरिया ऑफ सर्कल। इसको समझना, अगर आपको ऐसे हिंट मिलती है कि आपको फिर फर्स्ट और इंटीग्रेशन की लिमिट्स एक सर्कल की इक्वेशन के फॉर्म में मिल रही है, सेकेंड इंटीग्रेशन की लिमिट उसकी रेडियस के फॉर्म में मिल रही है, तो इसका मतलब ये होता है आपको इंटीग्रेशन करना है 1 का, कांस्टेंट का, ठीक है। तो वो एक एरिया बनाता है सर्कल का। और एरिया सर्कल का क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है XY प्लेन में πr स्क्वायर। क्या होगा, πr स्क्वायर। r हमको यहाँ पर है 2 हमारा, तो हो जाएगा पाई इंटू 2 का स्क्वायर, जो कि होगा 4 पाई। ये आ जाएगा हमारा LHS, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f dv इक्वल टू 4 पाई। अगर आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। पर चूंकि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब भी आपको डबल इंटीग्रेशन मिले, अगर ऐसा ट्रिपल इंटीग्रेशन में मिलता है तो एक स्फीयर की इक्वेशन बनाता है। डबल इंटीग्रेशन मिला मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल बनाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगले लेक्चर में इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट था, हमने इसमें ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट था, LHS वाला पार्ट हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।